हेलो एंड वेलकम ऑल द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत व आधुनिक परिप्रेक्ष्य। तो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब आप इस विषय का, क्योंकि आपको परिभाषा आप जान चुके हैं, इसका अर्थ जान चुके हैं कि कोई भी राजनीतिक विषय क्षेत्र से संबंधित अगर हम किसी भी अवधारणा को तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। लेकिन इस विषय का अपना एक पर्सपेक्टिव है। तो इसके जो पर्सपेक्टिव है उनसे क्या मतलब है? मतलब इस तुलनात्मक राजनीति विषय के पूरा डेवलप होने के क्रम में इसने जो पड़ाव देखे, उन पड़ावों को हम परंपरागत और आधुनिक परिप्रेक्ष्य के रूप में जानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का एक ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है और एक मॉडर्न अप्रोच क्या है। तो आप इसको इसके डेवलपमेंट के स्टेजेस के पड़ावों के रूप में भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये तुलनात्मक राजनीति को अध्ययन करने के इसके अपने कुछ पर्सपेक्टिव हैं, कुछ परिप्रेक्ष्य हैं, जो कि अगर परंपरागत यानी जो पुराने हैं उनको हम परंपरागत कहते हैं, और जो कंपैरेटिवली न्यू टेक्निक्स और न्यू ट्रेडिशन से स्टेब्लिश हुए उनको हम आधुनिक कहते हैं। तो आइए आज इस लेक्चर में हम इसको डिटेल में समझेंगे। आप इस पूरे लेक्चर से जुड़े रहिए ताकि आपको तुलनात्मक राजनीति का ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आए। मानव किसी न किसी रूप में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना करता है, संगठित समाज में रहता है, और इस संगठित समाज में रहने के लिए उसे क्या करना होता है? उसे राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामंजस्य बिठाना होता है। इसके लिए उसे यह जानना होता है कि कौन सी राजनीतिक व्यवस्था श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ का पता आपको कैसे चलेगा? श्रेष्ठ का पता आपको तब चलेगा जब आप किन्हीं दो चीजों के बीच कंपैरिजन करेंगे, दो सरकारों के बीच जब आप कंपैरिजन करेंगे तो उसमें आपको बेस्ट कौन सा है वो पता चलेगा, बेटर कौन सा है वो पता चलेगा, और गुड कौन सा है वो पता चलेगा। तो आपको हर तरह के लेवल की जानकारी मिल जाएगी। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत और आधुनिक परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ है। इसे अब हम और डीप में समझते हैं। देखिए, तुलनात्मक राजनीति, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी राजनीतिक संस्था के श्रेष्ठ या किसी राज्य विशेष के लिए क्या चीज अनुकूल है, या किसी सरकार के जनता के प्रति कितना उन्मुख होने का उसका लेवल है, उसका ज्ञान प्राप्त, इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजनीतिक विचारों ने प्रारंभ से ही क्या किया? राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं और सरकारों की आपस में तुलना करी। इन्होंने क्या करी? तुलना की। तो तुलना करके अध्ययन किया और निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया, और व्यवस्थित ढंग से सही अर्थों में राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु ने सबसे पहले यूनान के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, और उन्होंने अपना जो सरकारों से संबंधित एक वर्गीकरण का सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से विभिन्न सरकारों की आपस में तुलना करके, और क्या कौन सी संस्था श्रेष्ठ है या क्या अनुकूल रहेगा और जनता के प्रति कितनी उन्मुखता है सरकार की, इन सब चीजों का अगर हमें एक लेवल पता करना है तो उसके लिए हमें तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। और तुलनात्मक अध्ययन देखिए कैसे होता है। तुलनात्मक राजनीति के जो विचारक हैं, संस्था विशेष और उनकी विशेषता के ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहे, वो उससे आगे बढ़े। उन्होंने सरकार को उसके गुण अवगुण को समझने में सहायता देने वाले अध्ययन भी किए। और इसी वजह से क्या हुआ कि जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उनका तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण और अध्ययन की प्रमुख पद्धति बन गया। ये तुलनात्मक अध्ययन क्या हुआ? राजनीतिक विशेष व्यवस्थाओं के विश्लेषण और अध्ययन की प्रमुख पद्धति बन गया। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बहुत से परिवर्तन आए, और विशेष क्षेत्र से लेकर इसके परिवर्तनों और इसके अवधारणाओं तक में भी अंतर आया।
तो इससे क्या हुआ, तुलनात्मक राजनीति में एक जो पुराना प्रचलित दृष्टिकोण था, जिसमें ये लोग तुलना करते थे, उसका वर्गीकरण करके उसकी व्याख्या करते थे, वो जो पुराना वाला दृष्टिकोण था वो थोड़ा सा अप्रासंगिक हो गया। और क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ विश्लेषण की जब नई पद्धतियां, नई टेक्निक आने लगी, डेटा एनालिसिस वगैरह होने लगा, तो और ये क्या हुआ, राजनीतिक व्यवस्थाएं समय के साथ साथ जटिल हुई, तो उनको समझने के लिए तुलनात्मक राजनीति में और अधिक जटिल चुनौतियां आई। और इसी की वजह से तुलना करने के उपकरण भी बदलने पड़े, तकनीकें बदलनी पड़ी, बहुत से स्टैटिस्टिकल टेक्निक लाने पड़े। तो इन परिवर्तनों से क्या हुआ, जब नई टेक्निक आई तो तुलनात्मक राजनीति ने एक नया रूप धारण कर लिया। और वो नया रूप क्या कहलाया, वो नया रूप आपका कहलाया आधुनिक परिप्रेक्ष्य। आधुनिक आधुनिक परिप्रेक्ष्य, ये वाला आधुनिक परिप्रेक्ष्य आपका कहलाया। तो जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का ट्रेडिशनल अप्रोच था, उसमें कुछ पुरानी टेक्निक्स यूज की जाती थी, और उसके बाद जब परिवर्तन आया, तो परिवर्तन के बाद जब नई टेक्निक और जटिल परिस्थितियां थी, और जटिलताओं का सामना करने के लिए नए उपकरण, नई तकनीक और वैज्ञानिक सोच के साथ जब आगे बढ़ा, आपका तुलनात्मक राजनीति जब वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ा, तो उसे हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य कहने लगे। तो ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि कैसे तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत और आधुनिक परिप्रेक्ष्य धीरे धीरे उदय हुए। अब आप देखिए, इसके जो दो परिप्रेक्ष्य है, हम इनको फिर समझने का प्रयास करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के दो परिप्रेक्ष्य हैं, परंपरागत और आधुनिक। अब ये आपके इस पेपर के जो राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी जब आपको थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव, तो उसमें आपको ये प्रॉपर लिखना होता है। तो अब आप इन दोनों परिप्रेक्ष्यों में आपने देखा कि कैसे अंतर स्टेब्लिश हुआ। जो पुराना था उसको परंपरागत कहने लगे, जो पुरानी अप्रोच थी, और जो नई अप्रोच थी उसको हम आधुनिक कहने लगे। उसके बाद जब हम इसके अंतर की बात करते हैं, तो यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अंतर को हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यह कोई ऐसा अंतर है कि जमीन और आसमान के जैसे कोई अंतर है। नहीं, परंपरागत और आधुनिक जो तुलनात्मक राजनीति है, इसमें कोई सुनिश्चित विभाजक रेखा नहीं है कि आपने बोल दिया कि समथिंग इज ब्लैक और समथिंग इज व्हाइट, तो ब्लैक और व्हाइट जितना अंतर नहीं है। इसमें क्या होता है, ये बहुत कुछ इसके बीच का ट्रांजिशनल फेज भी रहता है, बहुत कुछ इसमें ग्रे भी है। तो ये पूरी तरीके से इस एक दूसरे से अंतर नहीं स्थापित करता है कि परंपरागत बिल्कुल आधुनिक के अपोजिट जाके खड़ा हो गया है। ये एक दूसरे की विरोधी विचारधारा नहीं है कि परंपरागत और आधुनिक एक दूसरे का विरोध करते हो। नहीं, ये है एक दूसरे की पूरक है। जहां हमारी, जैसे हम अपने खुद के जीवन में ही देखें, जहां हमारी पुरानी, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी परंपराएं हैं, हम उनको छोड़ तो नहीं देते। जब भी हम कोई नई चीज अपनाते हैं, या कोई कितना सोशल मीडिया पे आप देखिए कितना कुछ नया ट्रेंड चल गया है। जब वो नई ट्रेंड चलती है, जब भी कोई नई ट्रेंड चलती है, तो हम अपने पुराने रीति रिवाज परंपराएं कभी नहीं भूलते, बल्कि हम दोनों में एक नया तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। तो यह तालमेल क्या है, परंपरागत और तुलनात्मक राजनीति ने भी क्या किया, आधुनिक और परंपरागत में एक प्रॉपर जो तालमेल है, वह तालमेल बिठाने का प्रयास करता है। तो ये आप मान के चलिए कि इसकी कोई सुनिश्चित विभाजक रेखा नहीं है। ये हमेशा दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बिठा लीजिए, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की सुनिश्चित विभाजक रेखा नहीं है, जबकि ये बहुत सा पार्ट एक दूसरे को कवर करता है। जैसे हम बोलेंगे ये परंपरागत है, ये आपका आधुनिक है, तो ये आपका परंपरागत और ये आपका आधुनिक। तो ये दोनों, ये जो ये एरिया है, यहाँ कहीं ना कहीं इनका कॉमन स्पेस है। तो इस तरीके से एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग अलग नहीं है। अब इन दोनों में अंतर के आधारों के स्पष्टीकरण। अब इन दोनों में जो अंतर है, जो हम अंतर देख पाते हैं, जैसे ये अंतर जो है कुछ, ये और ये वाले पोर्शन का अंतर, ये अंतर कहाँ है। हम अगर अंतर के कुछ आधार लें,
और उनको स्पष्टीकरण करें, तभी हम इन दोनों का अंतर समझ पाएंगे। जैसे कि हम इन दोनों के बीच यदि अंतर करें किसी अध्ययन पद्धति के आधार की, अध्ययन पद्धतियां कैसी हैं। अब इसमें अध्ययन पद्धति है आपकी वर्णनात्मक और इसमें है आपकी विश्लेषणात्मक। आधुनिक आपकी विश्लेषणात्मक है और आपकी परंपरागत वर्णनात्मक है। तो जब आप प्रॉपर जाके अध्ययन पद्धतियों के आधार पे जब आप अंतर करोगे और इनका स्पष्टीकरण करोगे, तभी आपको इनका अंतर समझ में आएगा। अन्यथा ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए तुलनात्मक राजनीति के दो परिप्रेक्ष्य हैं। इतनी बात आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी चीज लेक्चर में समझ में आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और नहीं समझ में भी आता है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख दें। अब आप देखिए कि तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत परिप्रेक्ष्य को हम आधुनिक दृष्टिकोण से किन आधारों पर अलग कर सकते हैं। तो अध्ययन के दृष्टिकोण के देखिए, सबसे पहले इनके अंतर के आधार क्या है जो हम अभी देख रहे थे। अध्ययन के दृष्टिकोण का आधार, सबसे पहले इसमें अध्ययन दृष्टिकोण के आधार का अंतर हम देखेंगे। तो ये देखिए क्या है, जब हम परंपरागत की बात करते हैं और जब हम आधुनिक की बात करते हैं तो हम इसको अलग अलग देख लेते हैं। परंपरागत का दृष्टिकोण, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया है, कि पूरी तरीके से संस्थागत था, इंस्टीट्यूशनल था। संस्थागत मतलब आप खाली किसी संस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं, आप उसके ढांचे का अध्ययन कर रहे हैं और आप उसकी औपचारिक, जो आपको फिगर दिख रही है, आप उसके औपचारिक ढांचे का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपका परंपरागत का स्वरूप। वहीं आप आधुनिक में एक कदम आगे बढ़ के आप राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करने लगते हैं ना। ठीक है, राज्य के वे तत्व जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं, व्यवहार को प्रभावित करने वाली चीजें, यानी आप क्या पहुंच गए, आप अनौपचारिक के लेवल तक चले गए। तो आप अगर अनौपचारिक चीजों का भी अध्ययन कर रहे हैं, जो कि प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, तो इसको आप बोलेंगे आधुनिक दृष्टिकोण। और अध्ययन के जो आपके दृष्टिकोण है, यदि आप इसको संस्थागत और कानूनी, हमने बात की थी, अगर कानून से संबंधित जो भी चीजें हैं, आप कानूनी ढांचे का वर्णन कर रहे हैं, तो आप परंपरागत दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहे हैं। वहीं अगर आप व्यवहार और प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, तो आप आधुनिक दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हुआ अध्ययन के दृष्टिकोण के आधार पर आप इसको देख सकते हैं कि कैसे इन दोनों में अंतर है। फिर आप देखिए अध्ययन क्षेत्र के आधार पे अंतर। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र देखिए वह कैसा है। यह अध्ययन क्षेत्र केवल आपकी सरकार, राज्य, बस इससे संबंधित था, इसके और कानूनी स्वरूप से संबंधित था। इसके अध्ययन क्षेत्र का आधार ये ही था। आधुनिक दृष्टिकोण में, आधुनिक दृष्टिकोण में जो आपके अध्ययन क्षेत्र का जो आधार है वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। जो गैर राज्य, गैर सरकारी और ऐसे ऐसे विषय क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाते हैं जो कि अनौपचारिक और समस्या के वैज्ञानिक समाधान की ओर ले जाता है। तो ये देखिए अध्ययन क्षेत्र के आधार पर इस अंतर से हमें क्या समझ में आया कि पहले केवल अध्ययन क्षेत्र सरकार और राज्य कानूनी ढांचे का वर्णन करते थे, जैसे कि शुरुआत में जो आपके यूरोप और पाश्चात्य राज्य थे, उनकी लोकतांत्रिक जितनी भी सरकारें होती थी उनका अध्ययन किया गया परंपरागत में। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण ने कहा कि नहीं, जो राष्ट्र नए नए स्वतंत्र हो रहे हैं आप उनका भी स्टडी कीजिए, आप जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं आप उनको भी अध्ययन करिए। तो ये क्या कहलाया, ये इसका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन क्षेत्र के आधार का अंतर कहलाया। फिर है विश्लेषण पद्धति का आधार। विश्लेषण पद्धतियां भी परंपरागत और आधुनिक की अलग अलग है। आप देखिए विश्लेषण पद्धतियां कैसे अलग अलग है। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का शासन व्यवस्थाओं व सरकार के केवल विवेचन मात्र से संबंध था। इनकी अध्ययन पद्धति कैसी थी, विवेचनात्मक, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बोला, वर्णनात्मक। और
इसमें केवल औपचारिक वर्णन किया जाता था। लेकिन जब आपका आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में ट्रांजिशन हुआ तो इन्होंने राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया? राजनीतिक, इन्होंने व्यवस्था का विश्लेषणात्मक पद्धति से अध्ययन किया। तो इस तरीके से इनमें अध्ययन पद्धति का भी अंतर देखा जाता है। फिर है अध्ययन उद्देश्य का आधार। अब परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन सरकार और संस्थाओं की व्याख्या करना था, और वहीं आधुनिक राजनीतिक अध्ययन जो थे वो समस्या समाधान की तरफ उनका उद्देश्य अधिक होता था। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत परिप्रेक्ष्य क्या है। अब हमको देखिए परंपरागत परिप्रेक्ष्य को थोड़ा सा थ्योरेटिकली मैनर से समझाने के लिए हमें विद्वानों के नाम यहाँ पे कोट करने बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे विद्वान जिन्होंने परंपरागत परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करना शुरू किया उन्होंने ही तुलनात्मक राजनीति को जो बेस है, जो आधार है, वो प्रदान किया। तो उसमें आप देखिए मुख्य नाम है बार्कर, लासवेल, कॉर्ल जे फेडरिक, हरमन फाइनर, जिंक, मुनरो और ऑग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, सारे के सारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की ट्रेडिशनल अप्रोच से। उसके बाद आप देखिए कि तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग ज्यादातर कहाँ हुआ। इन्होंने यूरोप की संवैधानिक व्यवस्थाओं की तुलनात्मक व्याख्या करने में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। इनके अध्ययन का स्वरूप कैसा था? विवरणात्मक था। इनका विवरणात्मक स्वरूप था। उसके बाद इनके अध्ययन मुख्यतः पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था, और इसमें भी केवल जो प्रतिनिधित्वात्मक राजनीति प्रजातंत्र था, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो आपकी थी, उनका ही इन्होंने स्टडी किया। जो कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, उन्होंने इसको अलग कर दिया, बोले कि नहीं ये हमारे डेमोक्रेटिक जो आदर्श है उनसे अलग है, तो हम इनको स्टडी नहीं करेंगे। तो ये एक डिनाइल फेज में थे। जो अच्छी अच्छी, जो आदर्शात्मक, जो बढ़िया बढ़िया चीजें इनको दिखती थी ना, ये बस खाली उसका अध्ययन करते थे। तो आदर्शात्मक चीजों का शुरू में अध्ययन किया गया, वर्णन किया गया, जिसे कि हम परंपरागत परिप्रेक्ष्य में शामिल करते हैं। अब यदि हमको लिखने के लिए कहा जाए कि परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं क्या है, तो हम विशेषताओं में लिखेंगे कि प्रधानतः यह अतुलनात्मक अध्ययन था। अब आप देखिए एक थिंकर हुए हैं मैक्रिडीज। मैक्रिडीज कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति प्रधानतः ये जो परंपरागत है यह अतुलनात्मक है, इसमें प्रॉपर कोई तुलना हुई नहीं है। तो इसका वो ये कारण बताते हैं कि पहला कारण तो ये है कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो देशों का ही अध्ययन मात्र किया। जैसे मान लो इन्होंने दो देशों का आपस में इन्होंने अध्ययन कर लिया, और अध्ययन करके इन्होंने बस खाली उसका वर्णन कर दिया। आप जब तक उसके अंदर क्या समानता है, क्या असमानता है, जब तक आप वो नहीं बताएंगे तो वह विश्लेषणात्मक तो हुआ नहीं, वह वर्णनात्मक हो गया। तो यह केवल दो देशों का अध्ययन करके और पीछे हट गए, तो अपने आप में ये क्या हुआ? प्रॉपर तुलनात्मक अध्ययन इनके अनुसार नहीं कहलाया। दूसरा ये कहते थे कि इन्होंने क्या किया? पैरेलल इंस्टीट्यूशनल स्टडीज की, यानी समानांतर इन्होंने समानांतर संस्थाओं का अध्ययन किया। तो उसमें देखिए एक ही राजनीतिक संस्था का अनेक देशों में अध्ययन कर लेना, जैसे कि अगर हम ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका की व्यवस्थापिका या कार्यपालिकाओं का वर्णन करें तो उसे कहा जाता है समानांतर संस्थाओं का वर्णन करना। तो इससे भी क्या हुआ कि हमें प्रॉपर हर देश की संस्थाओं की जो तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक जानकारी हमको नहीं मिल पाई, तो खाली वर्णन ही इन्होंने किया। और तीसरा इन्होंने कहा कि यह अध्ययन अनेक देशों के खाली संवैधानिक जो थे ना, खाली संविधानों का इन्होंने वर्णन किया, संवैधानिक वर्णन मात्र था, है ना, कानूनी था। तो इसकी पहली विशेषता यही हो जाएगी कि ये प्रधानतः अतुलनात्मक अध्ययन था मैक्रिडीज के अनुसार। तो जैसे आप अगर इसको माने कि ब्रिटेन की राजनीतिक संस्थाओं को यदि हम वर्णन कर लें और फ्रांस की राजनीतिक सारी संस्थाओं का वर्णन कर लें,
तो यह केवल एक सिंपल आपका वर्णनात्मक अध्ययन कहा जाएगा। तो इस प्रकार के सिंपल वर्णनात्मक जो कंपैरिजन किए गए, जैसे यहाँ आपने ब्रिटेन पढ़ लिया, यहाँ आपने फ्रांस पढ़ लिया, दो देशों का आपने अध्ययन कर लिया। तो और अध्ययन करने के बाद आपने इसके अंदर से कोई विश्लेषण नहीं निकाला, आपने कुछ ऐसी नई चीज नहीं खोजी या किसी समस्या का समाधान नहीं किया, तो फिर कहाँ आपकी इस अध्ययन का फायदा हुआ। तो इस वजह से इसको बड़ा क्रिटिसाइज भी कर दिया गया और कहा गया, इसको विशेषता ही इसकी ये बता दी गई कि परंपरागत तुलनात्मक राजनीति मेनली अतुलनात्मक थी। दूसरा इसके लिए ये कहा जाता है कि यह वर्णनात्मक अध्ययन है, यानी डिस्क्रिप्टिव स्टडी थी। परंपरागत तुलनात्मक अध्ययन अपने ढंग में बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव रहे, वर्णनात्मक रहे, न कि समस्या का समाधान खोजने वाले, न कि व्याख्या करने वाले और न ही विश्लेषण करने वाले। इनके लेखकों की मान्यता क्या थी कि केवल यदि हम किसी संस्था की व्याख्या कर देंगे, संस्था की, किसी कानून की या किसी संविधान की व्याख्या कर देंगे, तो वह व्याख्या करना पर्याप्त होता है, लेकिन वह पर्याप्त तो नहीं होता। तो इसलिए इन विद्वानों ने क्या किया, शासन व्यवस्थाओं का वर्णन करके बस खाली इनके बीच कुछ इन्होंने सिमिलैरिटीज खोजने की कोशिश की, इन्होंने सिमिलैरिटीज खोजने की कोशिश की, समानताएं देखी कि एक जैसी चीजें क्या हैं। हाँ, इन्होंने किसी सिद्धांत के विकास में या परिकल्पना के परीक्षण में या किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक तथ्यों के संकलन में इन्होंने कोई महत्वपूर्ण भूमिका अपनी नहीं निभाई। तो इसके लिए इनको कहा जाता है कि इनकी जो प्रकृति थी वह डिस्क्रिप्टिव थी, खाली इन्होंने वर्णन किया। तो वर्णन करने के आधार पे भी इसको हम परंपरागत कहते हैं। तो परंपरागत राजनीति का जो आपका दूसरी विशेषता है वह यही है कि यह प्रधानतः वर्णनात्मक अध्ययन करता है। तीसरा है कि इसके लिए बोला जाता है कि इसमें संकीर्ण अध्ययन किया गया। परंपरागत राजनीतिक जो लेखक हैं उनकी विशेषता रही कि इन्होंने क्या किया, ज्यादातर इन्होंने पाश्चात्य यूरोपियन कंट्रीज जो आप उनका स्टडी किया और उसमें भी इन्होंने लोकतंत्रात्मक जो थे उनको इन्होंने स्टडी किया। लोकतंत्रात्मक जितने राज्य थे बस वे वहीं तक अपने आप को इन्होंने सीमित रखा। तो संस्कृति या भाषाई समानता के आधार पर ये ज्यादा से ज्यादा 3 राज्यों को सम्मिलित कर लेते थे और ये कहते थे कि हमें एक लिमिटेड एरिया, लिमिटेड परिधि में रहकर ही हम किसी देश को हम अध्ययन करेंगे। तो इनका अध्ययन का क्या कहा जाता है, संकीर्ण अध्ययन माना जाता है। यानी इनका जो था बहुत ही पेरोशियल स्टडी हम इसको बोल सकते हैं कि इन्होंने पेरोशियल स्टडी की। और इन स्टडी से क्या हमको नुकसान हुआ, इस स्टडी से ये नुकसान हुआ कि जो अलोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, जैसे जर्मनी और इटली में जो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले के टाइम, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन सरकारों के बारे में बिल्कुल इन अध्ययनों को बिल्कुल निरर्थक माना गया कि ये वाले जो है वेस्टर्न यूरोपियन लोकतांत्रिक देशों का जो अध्ययन है, ये तो हमें इन अलोकतांत्रिक देशों की समस्या के बारे में कोई समाधान ही नहीं बता पा रहा है। तो इसलिए इनको प्रधानतः संकीर्ण अध्ययन माना गया। फिर इनको कहा गया कि ये प्रधानतः निश्चल या गतिहीन अध्ययन है। तो सामान्यतः ये जो कहा जाता है परंपरागत अध्ययनों के बारे में कि ये गतिहीन थे। इन्होंने क्या किया, राजनीति में जो आपके डायनेमिक जो एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके गतिशील तत्व होते हैं, उन तत्वों की इन्होंने पूरी तरीके से अवहेलना करी, गतिशील तत्वों की इन्होंने अवहेलना करी और इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये निश्चल और गतिहीन अध्ययन थे। उसके बाद इसको कहा जाता है कि मुख्यतः प्रबंध संबंधी अध्ययन। इन्होंने क्या किया, विदेशी व्यवस्थाओं के जो महत्वपूर्ण अध्ययन थे उनमें से किसी एक राजनीतिक व्यवस्था की संस्थाओं का या उस व्यवस्था में से किसी खास संस्था को उठा लिया और उसका विवेचन किया। इसमें जैसे मुख्य नाम इन्हीं के हैं, जॉन मैरियट, आर्थर कीच, जेम्स ब्राइस, आइवर जेनिंग लास्की, वुड्रो विल्सन। इन सब ने क्या किया, किसी एक देश या अन्य देश की किसी विशेष संस्था के विकास पर ऐसी किताबें लिखी
जिससे केवल आपको उस देश के प्रशासकीय व्यवस्था से संबंधित खाली एक तरफा प्रबंध से संबंधित आपको मुख्य जानकारी मिले। तो प्रबंध संबंधी जानकारी मिलने वाले एक ऐसे अध्ययन किए गए जो कि एक तरफा थे, एक तरफा अध्ययन किए गए, और इनसे जो प्रशासन में आने वाली बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जानकारी नहीं मिली, समस्याओं की जानकारी नहीं मिली, केवल प्रबंध कैसे किया जा रहा है वो प्रबंधन से संबंधित जानकारी मिली। तो इन्होंने बिल्कुल वन साइडेड एक स्टोरी की जैसी किताबें लिखी, जिससे कि हम इन इस टाइप के जो अध्ययन हुए उनको परंपरागत अध्ययन की श्रेणी में रखते हैं। परंपरागत राजनीतिक अध्ययनों में से जैसे एक विशेषता यह भी रही है कि यह आदर्शात्मक अध्ययन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो भी अच्छी अच्छी और आदर्श चीजें दिखी, जैसे कि लोकतंत्र दिखा, तो इन्होंने लोकतंत्र का अध्ययन किया। इनको यूरोपीय देशों से संबंधित जो भी था आपका स्वतंत्रता समानता पे आधारित जो नए देश बने थे, यूरोपीय देश, उनकी लोकतांत्रिक पद्धतियों के ऊपर इन्होंने निबंध लिखे। यह अध्ययन बहुत ज्यादा आदर्शात्मक हो गया। इस आदर्श को ध्यान में रख के इस समय के विचारकों ने लोकतंत्र को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताते हुए कहा, लोकतंत्र ऐसी जगह सफल होगा जहाँ पे दो दल होंगे। इन्होंने बहुदलीय जो व्यवस्था है उसका पूरी तरीके से नकार दिया और कहा कि दो दल वाले ही लोकतंत्र सफल होंगे। तो इस तरीके के अध्ययन इन्होंने किए, और इन्होंने जो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं थी उनका अध्ययन करने से भी मना कर दिया। इन्होंने कहा कि अलोकतांत्रिक देश जो है हमारे आदर्शों के खिलाफ है, तो हम इनका अध्ययन नहीं करें। इसके बाद इनकी आखिरी विशेषता ये है कि कानूनी औपचारिक और ये संस्थागत अध्ययन पे बल देते हैं। तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि ये किसी भी देश के जो औपचारिक कानूनी ढांचे हैं उससे संबंधित वर्णन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। जहाँ पे लिखित संविधान हो या जहाँ संविधान लिखित नहीं भी हो, वहाँ कानूनों से जो शासन हो रहा था उन सब का अध्ययन करना और संविधान कैसे काम करता है यह सब विवेचना करना, यही परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं थी। तो ये 7 पॉइंट जो है परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की विशेषताओं के 7 पॉइंट है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी आलोचना क्या की जाती रही है। तुलना का जो अध्ययन दृष्टिकोण है ये बहुत ही सामान्य था। तो यह इसकी सबसे बड़ी आलोचना यही की जाती है कि आलोचक कहते हैं कि सही अर्थों में तो इसमें तुलना की ही उपेक्षा की गई है। अध्ययन के दृष्टिकोण के आधार पे भी इसके अंदर यही आलोचना की जाती है। और आमंड और पावेल है, आमंड पावेल विचारक हैं जो कहते हैं कि परंपरागत तुलनात्मक राजनीति अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालने तक ही सीमित रही और व्यवस्थित तुलनात्मक विश्लेषण नाम मात्र का ही था। इसमें दूसरी आलोचना यह की जाती है कि केवल सरकार, उसके ढांचे, उसके औपचारिक संगठन का ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और अवैज्ञानिक अध्ययन मात्र किया गया। इन्होंने ऐसा अध्ययन किया जो कि केवल ढांचे का अध्ययन करता था, संस्थाओं का अध्ययन करता था, सरकारों का केवल उसके औपचारिक संगठन का, और उसका भी ऐतिहासिक तरीके से वर्णन करता था, जैसे कि स्टोरी टेलिंग होती है या हिस्ट्री राइटिंग होती है, वैसा वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव और बिल्कुल ही अवैज्ञानिक अध्ययन मात्र किया गया। यह भी इसकी आलोचना की जाती है। तो आमंड पावेल ही कहते हैं कि इनका मुख्य जोर जो था कानूनों, संस्थाओं, विधियों, विचारों और विचारधाराओं पर ही था। इन्होंने अंतःक्रिया और व्यवहार का पूर्णतः उपेक्षा की। उसके बाद इसकी आलोचना की जाती है कि राजनीतिक व्यवहार के राजनीतिक तत्वों की उपेक्षा की गई है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन भी राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए किया। और यह क्या हुआ कि तुलनात्मक राजनीति को ऐसी दिशा में ले गया जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति को बिल्कुल पुराने ढांचे में ढाल दिया।
तो राजनीतिक व्यवहार के भी जो राजनीतिक तत्व थे कहीं ना कहीं वे उपेक्षित हो गए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं राजनीतिक व्यवहार में। आपके राजनीतिक दल हो गए, दबाव समूह हो गए, और आपके नागरिक समाज हो गया। इन सारी चीजों की पूर्णतः उपेक्षा इसमें की गई। चौथी इसकी आलोचना की जाती है कि यह अध्ययन विश्लेषणात्मक नहीं था। तो ये तो मैं आपको समझा ही रही हूँ कि इसमें केवल बहुत ही ऊपर ऊपर से वर्णनात्मक अध्ययन किया गया। इसमें मुख्यतः इन्होंने क्या किया कि अ, राजनीतिक ढांचे का वर्णन किया। इनका दृष्टिकोण जो था वो अवैज्ञानिक था। इन्होंने तुलना के लिए किसी टेक्निक, स्टैटिस्टिकल चीजें या किसी गणितीय मेजरमेंट वाली जो पद्धतियां होती हैं उसका यूज नहीं किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने जो भी तुलना की वह संघीय एकात्मक व्यवस्था, संसदीय अध्यक्षात्मक व्यवस्था, प्रजातंत्र या अधिनायकवाद आदि सब के इन्होंने खाली गुण दोष, समानताएं असमानताएं, इन सब का खाली वर्णन किया। इसके अंदर विश्लेषण उन्होंने नहीं किया कि ये समस्याएं पैदा कैसे होती हैं, कहाँ से आती हैं। कोई कार्य कारण संबंध इन्होंने स्थापित नहीं किया, जो कि वैज्ञानिक होने की पहली जो शर्त होती है वो यही होती है। फिर इनका अध्ययन क्षेत्र बहुत ही संकुचित रहा। तो यह भी इसकी आलोचना की जाती है कि अध्ययन क्षेत्र का बहुत ज्यादा सीमित रहना, इसमें वैज्ञानिक प्रविधियों का अभाव पाया गया। इस टाइम के जितने भी लेखकों ने किताबें लिखी उनका उद्देश्य जो था वो केवल उस समय के तत्कालीन सरकार या राज्य के किसी भी एक संस्था को उठा के उसका मात्र वर्णन करना सीमित था। तो इनका अध्ययन क्षेत्र भी बहुत ही संकुचित कहा जाता है। तो ये आप देखेंगे कि ये सब जो थे तुलनात्मक राजनीति का जो हम परंपरागत परिप्रेक्ष्य देख रहे थे पुराना वाला, उसकी आप इसकी आलोचना देख रहे थे। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि आलोचना करने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये पूरी तरीके से ऐसा था कि इसका कोई महत्व ही नहीं था। तुलनात्मक राजनीति को परंपरागत जो दृष्टिकोण था उसने एक ऐसा आधार प्रदान किया जिस आधार पे आगे के बड़े बड़े अध्ययन हुए। तो इन अध्ययनों ने इतने राजनीतिक तथ्य संकलित कर लिए और बाद में वो इतने उपयोगी सिद्ध हुए कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की जटिलता को बाद में समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम मिल गया, एक बहुत महत्वपूर्ण आधार प्रदान करने का काम किया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारी यदि कहीं से भी शुरुआत होती है तो वो शुरुआत बिल्कुल भी बेसलेस नहीं होती। तो वो जो बेस था जो परंपरागत राजनीति ने दिया, जिसमें जिन किताबों को लिखा गया, जिन राइटरों ने अध्ययन किए अलग अलग देशों के लोकतंत्र की प्रणालियों के, वह आज के समय में भी इतनी प्रासंगिक है और सभी विचारकों के लिए। जैसे कि डायसी ने ही जो लिखा, डायसी ने विधि पर, ब्रिटेन की विधि पर बहुत अच्छा लिखा और जो आज भी सबके लिए बहुत ही अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी पुस्तक और बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। तो ये जो बेस है सारा जो राजनीति विज्ञान को तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत लेखकों ने दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आधार था और बहुत सीमा तक ये बहुत सारे अध्ययनों के लिए एक प्रेरक और एक मार्गदर्शक की भूमिका में भी रहा है। अब हम परंपरागत राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझने के बाद आधुनिक परिप्रेक्ष्य को भी समझेंगे, लेकिन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम इसको परंपरागत परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित रखते हैं। और आप पढ़ते रहिए पॉलिटिकल साइंस। इस लेक्चर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। और थैंक यू सो मच।